नमस्कार दोस्तों, प्राइम टाइम के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बीते दिनों 20 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसमें कहा गया कि एओए के चुनाव 10 के 10 लोगों पर कराए जाने चाहिए, जिसके बाद एक ये संदेश गया कि जब भी कहीं एओए के चुनाव होंगे तो वो पूरे 10 लोगों पे होंगे। किंतु बीते दिनों ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी महागुण मॉडर्न में 3 लोगों के चुनाव कराए गए, जिसमें 3 लोगों को चुना गया। उसके बाद फिर से एक बहस सोशल मीडिया पर चालू हो गई कि क्या ये हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, क्या ये नियमों को ना मानने की बात है, या फिर हाईकोर्ट के उस आदेश के इंटरप्रिटेशन में कोई कमी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशु भटनागर आज आपका स्वागत करता हूं अपने 2 मेहमानों के साथ। मेरे साथ हैं महागुण मॉडर्न सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष मृदुल भाटिया जी और लर्नेड वकील सत्येंद्र कुमार गर्ग जी। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद आशु जी। इससे पहले परिचर्चा को शुरू करें, सबसे पहले अगर आप इस प्रोग्राम को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट आपको आगे के कार्यक्रम के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। भाटिया जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये एओए का जो चुनाव है, ये जो एओए है, अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन है, बेसिकली है क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट एक्ट 2010 बनाया गया था फ्लैट एक्ट को रिप्लेस करके। पहले फ्लैट एक्ट होता था, उसके बाद जैसे जैसे बड़ी बड़ी सोसाइटियां बनने लगे नोएडा में, उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में, तो एक एक ऐसे एक्ट की जरूरत महसूस हुई कि जिसमें हर आदमी का रोल, फ्लैट बायर का रोल, अथॉरिटीज का रोल, शासन प्रशासन का रोल और बिल्डर का रोल, प्रमोटर का रोल, ये सब डिफाइन कर दिया गया उस एक्ट में। तो उसके लिए उत्तर प्रदेश ने भी वो एक्ट जो है अपनी विधानसभा से पास करके और गजट में नोटिफाई किया था 2010 में। और वो एक कंपोजिट एक्ट है जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी हाई राइज और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियां बनेगी किसी भी तरीके की, वो सब के ऊपर वो एक्ट लागू होता है। और उसके बाद 2011 में उस एक्ट के अंदर एओए का प्रावधान था, यानी कि अपार्टमेंट ओनर्स के स्वामियों का संघ, अपार्टमेंट के स्वामियों का संघ, अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन। उसके लिए भी एक मॉडल बायलॉज अडॉप्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश में गजट में विधानसभा ने नोटिफाई करवाए नवंबर 2011 में। तो ये सब जो है एओए के लिए मॉडल बायलॉज हैं। और उत्तर प्रदेश एक्ट जो है, वो यूपी अपार्टमेंट एक्ट है, वो सबके लिए है। उसमें सबका रोल डिफाइंड है, जिम्मेवारी डिफाइंड है, अधिकार डिफाइंड है। ठीक है, मैं यही रोकता हूं आपको। गर्ग साहब, अब इसमें एक लीगल पॉइंट ये है कि क्या जब एओए बनती है तो यूपी अपार्टमेंट एक्ट को एज इट इज ले लिया जाता है, या इसमें एसोसिएशन अपने भी कुछ रूल्स बना सकती है? देखिएगा, ये यूपी एक्ट के साथ साथ 2011 में मॉडल बायलॉज बनाए गए, डेटेड 16 नवंबर 2011। उसमें वो तो स्टैट्यूटरी लॉज हैं, वी कैन नॉट चेंज इट, बिल्कुल भी नहीं। वो एज इट इज ही एडॉप्ट करने पड़ते जी। और छोटा मोटा कोई बदलाव करना भी पड़ जाए तो उसमें जीबीएम कन्वीन करनी पड़ती है। 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए हाउस में। वो जो थोड़ा बहुत बदलाव चाहते हैं उसकी अप्रूवल जब हो जाएगी जीबीएम में, तो उसको फर्दर अप्रूवल के लिए सीईओ नोएडा, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, वो अप्रूव करेंगे, बिकॉज ही इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब जैसे गाजियाबाद है, वहां पर जीडीए के वाइस चेयरमैन है, लेकिन नोएडा में सीईओ कहलाते हैं ये, जो नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये सारी लैंड ये नोएडा अथॉरिटी की ही है और सब लीज पर है। ही इज द कॉम्पिटेंट। कि कौन कौन लोग इसमें चुनाव लड़ सकते हैं और कितने लोग चुनाव लड़ सकते हैं? जी, ऐसा है कि एक तो जब आदमी, कोई भी व्यक्ति बिल्डर से फ्लैट खरीदता है और सेल डीड एग्जीक्यूट हो जाता है या
डीड ऑफ अपार्टमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, वो इप्सो फैक्टो स्वतः ही एसोसिएशन का मेंबर बन जाता है। लेकिन बाद में उसको इलेक्शन लड़ने के लिए या वोट देने के लिए शेयर सर्टिफिकेट खरीदना होता है, दैट इज कॉल्ड एंट्री फी। वो 1,000 रुपए की है, वो बाई लॉज में ही मेंशन्ड है, उसमें ना कोई कम कर सकता है ना कोई इस अमाउंट को बढ़ा सकता है। अच्छा, इसके एक और अंदर मैं रोक रहा हूँ आपको, 1 मिनट मैं रोक रहा हूँ। जब हम इस बात को कहते हैं कि जो भी लोगों ने वहां फ्लैट खरीदा है तो वो हाँ वहां पर 1 रुपए की एंट्री देकर चुनाव लड़ सकता है, तो क्या जिन्होंने दुकानें खरीदी हुई हैं वहां के मार्केट में वो भी चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, वो नहीं। अच्छा, कितने मेंबर हो सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम? देखिएगा, जो बाई लॉज में प्रोवाइडेड है वो 4 से लेकर के 10 मेंबर हो सकते हैं। अब 4 क्यों रखा गया? दिस इज द मिनिमम, क्योंकि कई बिल्डर्स जो प्लॉट्स लेकर के वे वहां पर 4 अपार्टमेंट बना देते हैं, तो जब 4 ही ओनर हुए उसको भी सरकार ने कंडोमिनियम मान लिया है 4 फ्लैट्स का, तो उसके अंदर 4 मतलब वो ऑफिस बेयरर्स होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, सेक्रेटरी होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे और ट्रेजरर होंगे। लेकिन जो इससे बड़े कंडोमिनिया हैं, कहीं-कहीं जिसमें 7-7 हजार हैं, 4-4 हजार हैं, जैसे हमारे यहाँ 2633 हैं, तो इसके अंदर जो है मैक्सिमम लिमिट जो है दैट इज 10। देयर कैन बी नॉट मोर देन 10 मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ अधिकतम। तो इसके अंदर जो है, लेकिन हमारे यहाँ जब बिल्डर ने ये एसोसिएशन, क्योंकि एक्ट में प्रोवाइडेड है कि बिल्डर ही एसोसिएशन बनवाएगा अपने खर्चे के ऊपर और फिर 2 साल के अंदर हैंड ओवर देगा ओनर्स को, एसोसिएशन को, बिल्डिंग का। मैं रोकता हूँ आपको। प्रदुल जी, अब बात आती है आपकी महागुन मॉडर्न सोसाइटी की, जहां पे ये विवाद सोशल मीडिया पर चल रहा है। आप लोगों को ये है कि आप लोगों ने 10 की जगह 3 लोगों के चुनाव करा दिए जी, आप कह रहे हैं निर्विरोध करा दिए क्योंकि कुछ भ्रम पैदा हुआ, कोई बातें हुई। इस पर आपका पहले क्या कहना है? आगे के सवाल पूछूंगा। मेरा इसके बारे में ये कहना है, ये जो रेलेवेंट बाई लॉ, संबंधित बाई लॉ है, वो है नहीं गर्ग साहब, 26 का बाई लॉ ये कहता है द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द एसोसिएशन टू बी हेल्ड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर shall elect neither less than 4 nor more than 10 members including the president, vice president, secretary and treasurer from members of the association. अब इसकी एक जनाब प्रोविजो है। प्रोविजो क्या कहती है? No member shall be eligible for election if he has been found guilty of misusing the post during the previous term. अगर एक ऑफिस बेयरर ने अपनी पोस्ट को पहले साल में मिसयूज किया है, वो रिटायर करा जाएगा। he won't be allowed to contest election, वो चुनाव नहीं लड़ सकेगा। ऑफिसर की जो टर्म है 1 साल होगी और एक पोस्ट के ऊपर एक व्यक्ति कंटिन्यूअसली 2 साल के लिए रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर 1-2 साल कंटिन्यूअसली सेक्रेटरी रह गया है, वो प्रेसिडेंट या अध्यक्ष नहीं बन सकता है। वो 2 साल सेक्रेटरी रह गया, उसके बाद इलेक्शन लड़ सकता है और वो फिर प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन सेक्रेटरी नहीं बनेगा। आई थिंक आई एम क्लियर। अच्छा, अब जनाब ये है कि कोई ऐसी बार नहीं है कि वो री-इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। साहब 1 मिनट रुक जाइए। हाँ जी प्लीज। प्रफुल्ल भाटिया जी, मैं जो गर्ग साहब से समझने की कोशिश कर रहा था, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो आपके यहाँ चुनाव हुए हैं जी, इसमें आप पे आरोप ये हैं कि सोशल मीडिया पर तमाम विवाद शुरू हुए कि कोई एक पत्र भी लिखा गया रजिस्ट्रार की तरफ से और आपने 3 चुनाव करा दिए और लोगों की सुनी नहीं है और उसमें निर्विरोध चुनाव आप कह रहे हैं हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि ये धोखा हो गया। ये सब क्या है? जी ऐसा है कि हमारे चुनाव की प्रक्रिया जुलाई से ही शुरू हो गई थी जीबीएम के अंदर, जब हमने अनाउंसमेंट करी थी और उसके बाद
24 सितंबर को हमने इलेक्शन का एक शेड्यूल निकाला था 1/3 का, और ये पहली बार हम 1/3 का नहीं कराते इलेक्शन। लगातार पिछले 4 साल से हम 1/3 का 26/2 के अंतर्गत हम 1/3 बोर्ड को रिटायर करते हैं, और जितनी रिक्तियां या वैकेंसीज क्रिएट होती हैं उतने का ही इलेक्शन हम कराते हैं एज पर द मॉडल बाय लॉज अडॉप्टेड बाय द सोसाइटी। लेकिन अब ये सारा कंफ्यूजन पैदा हुआ एक हाई कोर्ट के, आदरणीय माननीय हाई कोर्ट के जो 20 जुलाई का ऑर्डर आपने रेफर किया अपने ओपनिंग रिमार्क में, उसमें हाई कोर्ट ने ये जो ऑर्डर किया है ये आपकी विंडसर पार्क इंदिरापुरम की एक सोसाइटी के लिए था, जिसको कोर्ट करके और जिसको मिस रिप्रेजेंट करके हमारी सोसाइटी के कुछ लोग शायद 27, 28 या 29 तारीख को माननीय डिप्टी रजिस्ट्रार साहब के पास चले गए, और उनको इन्होंने मिस गाइड करके और मिस रिप्रेजेंट करके फैक्ट्स को उनसे एक लेटर निकलवा लिया, दैट इज नॉट इवन द ऑर्डर इवन, और उन्होंने ये लिख दिया कि आपको मॉडल बायलॉज की रोशनी में, यूपी अपार्टमेंट एक्ट की रोशनी में और हाई कोर्ट के आदेश की रोशनी में आपको 10 के इलेक्शन कराने हैं। अब आप एक चीज सुनिए, ये मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको कि 10 के इलेक्शन करवाने, हमारे यहाँ तो 10 बोर्ड मेंबर ही नहीं है, हमारे यहाँ तो 9 है। उसी से प्रूव होता है कि वो स्पेसिफिक सोसाइटी के लिए ऑर्डर था, क्योंकि हमारा तो शुरू से ही बोर्ड रजिस्टर जो हुआ है वो 9 बंदों का हुआ है, 9 बोर्ड मेंबर का हुआ है, तो हमारे लिए तो 10 मेंबर तक पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। दूसरी चीज, वो जैसे अभी गर्ग साहब भी मेरी बात को शायद आगे बढ़ाते हुए आपसे अगले उसमें सेंस में बोलेंगे या बताएंगे आपको कि वो जो ऑर्डर था वो स्पेसिफिकली 2 वादियों के बीच में था, जिसमें कि एक ही सोसाइटी के 2 लोग पहुंचे थे, एक जो पक्ष था वो एओए और एक कोई और रेजिडेंट था। अब वो 2 वादी प्रतिवादी थे और बीच में डिप्टी रजिस्ट्रार साहब के कुछ आदेश थे। अब उस केस के फैक्ट्स किसी को नहीं पता सिवाय डिप्टी रजिस्ट्रार साहब को और सिवाय उस सोसाइटी के 2 वादी और प्रतिवादियों को, और हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है, और हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है साहब उसकी व्याख्या करेंगे, वो इन पर्सोनम है, आप समझिएगा आशु जी, ये बड़ा टेक्निकल सब बात है, मैं उतना जितना मैं समझ पाया हूँ। गर्ग साहब मेरी बात को बाद में सेकंड करेंगे या नकार देंगे, वो गर्ग साहब जाने, लेकिन मेरी समझ से वो इन पर्सोनम में इन रेम नहीं है। इन रेम का मतलब होता है वो ऑर्डर्स पीआईएल में आते हैं, वो सबके लिए लागू होते हैं। लेकिन एक और उसमें क्या होता है, देखिए आपको मैं बताऊं आशु जी, कि ये जो कानून की व्याख्या करने वाले ऑर्डर होते हैं वो इन रेम होते हैं, लेकिन ये 2 वादी प्रतिवादियों के बीच में एक ऑर्डर था जिसमें हमारा कोई रोल भी नहीं था। और मजे की बात देखिए कि इस ऑर्डर के खिलाफ, क्योंकि मैं इसमें पार्टी नहीं हूं, मैं अपील में भी नहीं जा सकता हूं। तो आप ये देखिए कि नेचुरल जस्टिस के लिए अगर कोई मेरे को किसी भी हाईकोर्ट का ऑर्डर, अगर मेरे को कोई परेशानी दे रहा है, तो मैं न्याय की मांग के लिए डबल बेंच में जा सकता हूं, मैं उस न्याय की मांग के उसके बाद न्याय मांगने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता हूं। लेकिन इस ऑर्डर में जो विंडसर पार्क का है, मैं क्योंकि प्रतिवादी भी नहीं हूं, वादी भी नहीं हूं, तो मेरे पास तो अधिकार ही नहीं है अपील का। और मजे की बात, जो सोसाइटी अपील में जा सकती है वो जाए, मैं तो अपील में भी नहीं जा सकता हूं, तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए हमने इलेक्शन कंडक्ट करवाए। और एक बात हो, एक लास्ट में बात बोल दूं, क्योंकि मेरी स्पेसिफिकली सोसाइटी की आपने बात की आशु जी, तो वो जो माननीय डिप्टी रजिस्ट्रार साहब का ऑर्डर था कि उसमें उन्होंने ऐसा कोई आदेश मेरे को नहीं दिया था इलेक्शन रोकने का, और वो ऑर्डर सोशल मीडिया पे जैसे आपने बोला चल रहा था, या वो लेटर चल रहा था, जिसकी प्राप्ति भी मेरे को नहीं हुई थी। आप समझिए कि अब एक अधिकारी का ऑर्डर जो मेरे पास ऑफिशियली स्पीड पोस्ट या डाक, रजिस्टर्ड डाक से जब तक नहीं पहुंचेगा, मैं उस पर कमेंट भी नहीं कर सकता था। इसीलिए हम कंटिन्यू करते चले गए। इलेक्शन का रिजल्ट भी हमने 4 तारीख को माननीय हमारे इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने, एडवोकेट रोहित त्यागी, उन्होंने उसकी भी घोषणा कर दी, क्योंकि वो लेटर हमें रिसीव ही नहीं हुआ था। अच्छा, अब इलेक्शन कैसे हुआ? आप कह रहे हैं कि इलेक्शन मतलब सस्पिशन है। अब आपको मैं बता दूं, उसके ऊपर मेरे को 1 मिनट और फालतू बोलना पड़ेगा इसके लिए, ताकि आपको ये पूरा समझ आ जाए कि हमारी सोसाइटी में क्या हुआ था। हमारी सोसाइटी में इलेक्शन की अधिसूचना जब जारी हुई थी 24 सितंबर को, उसके बाद ये सारा प्रोसेस शुरू हो गया था। उसमें तरह तरह के पड़ाव थे। उसमें क्या हुआ कि डिप्टी रजिस्ट्रार का जो लेटर था ये वाला, ये विरोधियों ने डाला सोशल मीडिया पे, उसको मास्क करके। तो जो लोग नॉमिनेशन फाइल भी करने आना चाह रहे थे वो भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा आदेश आ गया है कि जिससे इलेक्शन की प्रक्रिया रुक गई है और 10 का इलेक्शन होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि वंस इलेक्शन शेड्यूल हैज बीन डिक्लेयर्ड, इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन शेड्यूल अगर डिक्लेयर कर दिया, बोर्ड ने अगर इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया है, तो वो इलेक्शन हो के रहेगा, उसको कोई नहीं चैलेंज कर सकता ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट इलेक्शन शेड्यूल। अब आप एक चीज समझिए कि जब लोग नॉमिनेशन के फॉर्म लेके गए, 9 लोग, आप समझिएगा बात को,
9 लोग नॉमिनेशन के फॉर्म लेकर गए, रजिस्टर में साइन करके अपने फ्लैट नंबर लिख के 9 एसोसिएशन के जो हमारे मेंबर्स हैं उनमें से 9 लोग लेकर गए, लेकिन बोर्ड के लिए नॉमिनेशन भरने के लिए सिर्फ 3 लोग आए। आप समझिएगा क्यों? क्योंकि बाकी के 6 लोगों को इन विरोधियों ने रोक दिया, और ये सारी की सारी सोशल मीडिया पे मैं पढ़ रहा था, उन्होंने रोका है उनको नॉमिनेशन भरने से, जो कि एक अपराध है एक किस्म से, कि अगर कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, कॉन्टेस्ट करना चाहता है, उसको कुछ लोगों ने रोका, उनको मिसगाइड किया। दैट इज अगेन ए क्रिमिनल एक्टिविटी, कि उनको रोका क्यों तुमने एक इलेक्शन में प्रोसेस में भाग लेने के लिए। तो हमारा ये था कहना कि भाई 3 नॉमिनेशन आए, 3 ही वैकेंसी थी, क्योंकि हमारा 9 का बोर्ड है, 1/3 वैकेंसियां थी, उनको हमने अनअपोज इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर कर दिया। अब ये हुआ, उसमें वोटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि 3 सीटें, 3 नॉमिनेशन हो गई। अब जो 6 लोग नहीं आए हैं, ये क्यों नहीं आए हैं, ये जिन लोगों ने उनको रोका, ये जवाब उनको देना पड़ेगा आने वाले समय में। ठीक, 1 मिनट, आपने ये कहा कि 3 ही लोग आए, बाकी 6 को उन लोगों ने रोक दिया, और ये भी एक इत्तेफाक है कि आने वाले तीनों लोग महिलाएं थी। कोई कोई बनी है, क्या नाम है उनका, देखिए सोसाइटी, मैं 1 मिनट, आपके इसी पॉइंट पे मैं जवाब दे दूं। तीनों लोग महिलाएं थी, हमारी सोसाइटी की महिलाएं बड़ी जागरूक थी हैं। और ये जो मोदी जी का जो रिजर्वेशन का बिल आया ना 35%, तो मैं ये कह रहा हूं कि हम तो मोदी जी के फॉलोअर हैं, तो हमारी सोसाइटी में 3 महिलाएं, यह इत्तेफाक की बात है, और हमारे लिए एक बल्कि गुड ओमेन है कि हमारी 3 महिलाएं हमारी सोसाइटी में 1/3 रिजर्वेशन जो मोदी जी 33% दे रहे थे, हमारी सोसाइटी में आज ही इंप्लीमेंट हो। आपने 1/3 कहाँ दे दिया, आपने तो 100% दे दिया। हाँ, तो नहीं, टोटल बोर्ड में 33% रिप्रेजेंटेशन दे दिया हमारी को। अगर हम अपनी बोर्ड की स्ट्रेंथ को देखें, 9 में से 33% महिलाएं होंगी हमारे बोर्ड। मतलब इसमें कोई साजिश नहीं है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये अपने आप ही बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है, वेल डॉक्यूमेंटेड है सारी प्रक्रिया, और वो सबके लिए बराबर थी। ठीक है, अब मैं गर्ग साहब से आता हूँ। गर्ग साहब, ये जो भाटिया जी कह रहे हैं बड़े भोले बनकर कि इनके पास वो लेटर सोशल मीडिया पे तो था, मगर इनके पास बाई पोस्ट नहीं आया, इसलिए उसको एक्नॉलेज नहीं किया। क्या वाकई रजिस्ट्रार के पास इलेक्ट्रॉनिक मेल, व्हाट्सएप इनके जरिए भेजने का कोई जरिया नहीं था, या वो भेज नहीं पाए, या ये सही है जो ये हुआ है? लोग तो कह रहे हैं ये गलत है। देखिएगा, जहां से लेटर इशू हुआ है डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय के ऑफिस से, या तो वो ईमेल कर देते इनको या व्हाट्सएप करते। उन्होंने दोनों ही प्रक्रियाएं नहीं अपनाई, और लेटर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा उन्होंने, और ये परसों इसकी प्राप्ति हुई। जब तक किसी भी दस्तावेज की सर्विस ना हो जाए ऊपर, तो हुई नहीं, तो भैया जी का उसके कॉग्निजेंस लेने का कोई औचित्य नहीं बनता। उसकी लेटर की सर्विस तो हुई नहीं। या तो डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय कोई अपना ऑफिस का आदि भेज दे, प्रोसेस सर्वर भेज दे, या कोई लिपिक वगैरह भेज दे, जो कि इनको दे करके जाता, रजिस्टर के अंदर दस्तखत करा के लेके जाता। अदरवाइज क्या पता लगता है, जाली लेटर भी हो सकता है। कई बार ऐसा हुआ है कि कोर्ट ने कोई ऑर्डर इशू नहीं किया, अपने आप ही ऑर्डर बना लिया, जज के दस्तखत बना दिए और वो कर दिया। मतलब ये कानूनी दाव पेच में उलझ के जो है इलेक्शन को रोका नहीं जा सका। नहीं, इलेक्शन को तो रोकेंगे कैसे? यहाँ तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को तो पावर होती नहीं है, किसी को डिप्टी रजिस्ट्रार को पावर्स नहीं है। तो अगर स्टे करेंगे तो चलो हाई कोर्ट जाते ही अभी वहां से स्टे लेते। इलेक्शन पिटीशन को एक तो स्टे नहीं होगा। हाँ, इलेक्शन जब संपन्न हो जाता है, चुनाव संपन्न हो जाते हैं, उसके बाद अगर आपको कोई खामी नजर आती है, कोई गड़बड़ी नजर आती है, तब आप यू विल नॉक द डोर ऑफ हाई कोर्ट। जैसे कि इंदिरा गांधी के इलेक्शन के समय राजनारायण जी ने किया था, हाई कोर्ट गए थे। इलेक्शन होने के बाद चैलेंज करेंगे आप, लेकिन इलेक्शन को स्टे नहीं किया जा सकता। अगर ये इलेक्शन हो गया है तो क्या इसे विधि शून्य घोषित किया जा सकता है? क्या आपने हमारे दिए हुए आदेश माना? वो तो डोमेन जो है वो हाई कोर्ट का है। दे शुड मूव, जिसको भी एनी एग्रीड पर्सन, कोई भी इससे पीड़ित आदमी है, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट जाए और वहां मतलब पिटीशन दायर करें, जो भी है तो कोर्ट जाने।
वो कैसे, मतलब हाउ द हाई कोर्ट टेक्स, उसको एडमिट भी कर सकती है, पिटीशन को डिसमिस भी कर सकती है। मैं आपको यहाँ बता जी, हमारी जो फेडरेशन है कोना, वो इसके ऊपर मतलब पूरी क्लैरिटी लेने के लिए, ताकि सरकार में बैठे हुए लोग, प्रशासन में बैठे हुए लोग, माननीय डिप्टी रजिस्ट्रार साहब, इन सबको एक 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 क्लैरिटी मिल जाए, एक रोशनी डल जाए। तो हमारी फेडरेशन ने खुद ये तय किया है, और वो जो सोसाइटी है वो भी अप्रोच करती रहती है। तो हमने ये डिसाइड किया एज ए फेडरेशन कि हम एक डबल बेंच में पिटीशन डाल रहे हैं, ताकि ये सारी की सारी क्लैरिटी उसके ऊपर आ जाए कि क्या सारा बोर्ड भंग होना है, ये सारा 1/3 भंग होना है। लेकिन जो एक्ट में लिखा है, जो मॉडल बायलॉज में लिखा है, उसमें लिखा है 1/3 रिटायर होगा। जब 1/3 रिटायर होगा, और उसमें देखिएगा एक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि हुल बोर्ड विल बी रिटायर्ड, कोई पूरा बोर्ड रिटायर होगा, ये कहीं नहीं लिखा। 1/3 रिटायर होगा। अगर 1/3 रिटायर होगा तो सारा बोर्ड कैसे इलेक्शन में जाएगा? उन 6 लोगों का हमारे केस में क्या होगा जो रिटायर ही नहीं हो रहे? आप समझिएगा बात को। तो इस सब के ऊपर क्लैरिटी लेने के लिए अभी गर्ग साहब से भी पूछे, लेकिन मैं फेडरेशन की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ फेडरेशन जो हमारी है फोना, उसके बिहाफ से मैं ये कह सकता हूं कि हमने तय कर लिया है कि हम माननीय हाईकोर्ट जाएंगे और डबल बेंच के पास जाएंगे, ताकि इसके ऊपर हम क्लैरिटी ला सकें। तो ये सारी नोएडा, गाजियाबाद, पूरी यूपी की सोसाइटियों के लिए क्लैरिटी हम लेके आने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्लियरिटी आने तक तो आपने 3 बनवा दिए और लोगों को 1 साल तक के लिए रोक दिया। देखो, सोसाइटी अगर वो इलेक्शन नहीं भी होते तो भी यही बोर्ड चलता रहता, और ये मेरे पे इल्जाम लगते रहते कि मैं प्रेसिडेंट बना रहना चाहता था। आप समझिए कि काम नहीं रुक सकता। मेरे को प्रेसिडेंट मैं रहता और फिर भी चलता रहता बोर्ड, जब तक कि ये कैनेडी ना आती, भले उसमें 2 साल लग जाते। लेकिन मैंने एक डेमोक्रेसी को समझते हुए ये कहा कि कम से कम 3 तो आ जाओ नए मेंबर, और बाई चांस वो महिलाएं आ गई तीनों। अब वो हमारे जो नए मेंबर आए हैं, आप देखिए कि मैं पूर्व अध्यक्ष हो गया। तो अगर हमें कोई सत्ता का लालच होता है या कुछ होता तो हम तो उसके साथ चिपके रहते। मैं इलेक्शन करवाता ही नहीं साड़ में कि हम हाईकोर्ट चले गए। तो मैंने अपनी समझ से डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हुए कम से कम 3 का तो चुनाव करा दिया, जो पिछले 4 साल से करवा रहे हैं। तो अब उसके बाद नए बोर्ड का प्रेरोगेटिव है, और हमारी फेडरेशन का ये डिसीजन है कि हम हाईकोर्ट जाएंगे। तो इसमें कोई भी आप ऐसा मत समझिए आशु जी कि हमने कोई इसको किया, बल्कि सत्ता छोड़ने का जो डिसीजन होता है वो शायद ज्यादा ताकतवर होता है। मैंने छोड़ी है सत्ता, अगर वो सत्ता ही मानी जाए, जबकि ये सर्विस है। अच्छा ये बताइए, ये जो 3 महिलाएं आई हैं, ये जी, इनके क्या नाम है? और एक तो हमारी जो महिला आई है पारुल तोमर है, जी, और एक आकांक्षी श्रीवास्तव है, ये सीनियर सिटीजन भी हैं आकांक्षी जी, और एक प्रवीण मिश्रा जी हैं जो हाउसवाइफ हैं और टीचिंग भी करती हैं, और आकांक्षी जी जो है मेडिटेशन टीचिंग भी करती हैं, और पारुल जी का अपना बिजनेस भी है। और ये सब जो महिलाएं आई हैं, हमारी पहली बोर्ड मीटिंग हुई थी 5 तारीख को। तो आप ये देखिए कि हम इतने सेंसिटिव थे इस चीज को लेकर। जब बोर्ड इलेक्शन होके आ गया उनका 3 का अनअपोज, उसके बाद हमारे बोर्ड ने 9 मेंबर्स ने यूनानिमसली ये डिसाइड किया, आप देखिएगा, कि पारुल तोमर जी को प्रेसिडेंट बना दिया जाए। कोई होता है ऐसे कभी कि हम सत्ता छोड़ना नहीं चाहते थे या हम चिपके रहना चाहते थे? आकांक्षी श्रीवास्तव जी जो नई हमारी बोर्ड में जीत के आई हैं, उनको हमने सचिव बना दिया, और जो आपकी प्रवीण मिश्रा जी जो है उनको हमने ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया। तो ये होता है कि हमने कोई त्याग नहीं किया। हमारी टर्म पूरी हो गई। मैं 4 साल से पहले, 2 साल पहले सचिव था, 2 साल फिर मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। जितना काम हम समाज का कर सकते थे कर दिया। हमारी भी एनर्जी अब डिमिनिश हो रही थी, कम हो रही थी धीरे धीरे। तो अब हमने सही टाइम पे, और बाई चांस ये कि 3 महिलाएं आ गई और उन्हीं को हमने पद भी दे दिए। तो ये तो आप हमें तारीफ करिए आशु जी। हमारा काम आपकी तारीफ करना नहीं है ना, हमारा काम आपसे सवाल पूछना है जो विवाद सोशल मीडिया पे चल रहे हो। हमारा काम, अगर हम तारीफ करने लग जाएंगे तो फिर कैसे ठीक, चलेगा? नहीं वो आपका काम जो है, मेरा काम है, मैं अपेक्षा रखूं आपसे। अब आप अगर नहीं करना चाहते, आप पत्रकार होके अगर आप मेरे को मेरी पीठ नहीं तपका सकते, कोई बात नहीं, समाज क्या करेगा। ये आप ही के साथ इतने विवाद क्यों होते हैं भाटिया जी? कभी मैं उसका रीजन बताता हूँ आशु जी। मैं असर्ट करता हूँ, मैं कानून को समझता हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ, एक एक कानून को पढ़ता हूँ। यूपी अपार्टमेंट एक्ट यहाँ पर बैठा हुआ है, मेरे मॉडल बायलॉज यहाँ पर बैठे हुए हैं, बिजली का एक्ट जो यूपी में किसी भी तरीके की बिजली के विवाद होते हैं उसको मैंने पूरा वोट के पी गया हूँ। इलेक्ट्रिसिटी रूल्स ऑफ 2005 से लेकर 3 से लेके ये सारा, इसीलिए, और बिल्डर के साथ
आपको पता होगा आशु जी, अगर आप तो हैं ही, पता अगर क्यों बोलूं, आप तो पत्रकार हैं, पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आप काम करते हैं, आपका कार्य क्षेत्र है। हमारी जैसी एओए इतनी स्ट्रांग एओए पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में नहीं है। मैं मागुन की बात कर रहा हूँ, मैं फेडरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। उसका मैं 2 साल सचिव रहा हूँ, 2 साल प्रेसिडेंट रहा हूँ, बहुत एक्टिव कार्यकाल रहा है मेरा, बहुत ज्यादा एक्टिव रहा, मैं हर मुद्दे में इन्वॉल्व और बिल्डर को घेर दिया। मैं 1 मिनट रोकता हूँ। आप ही की सोसाइटी से लगी हुई एक सोसाइटी और है, हाइड पार्क जी, कि आप पूना के भी सदस्य हैं, उपाध्यक्ष जी हैं, वहां पर हैं। एओए में 2 गुट बन गए हैं, लगातार उनमें हाथापाई हो रही होती है, कभी पुलिस के झगड़े होते हैं। इस पर जी। यहाँ तो बात कर लेते हैं, उसमें सही कौन है, गलत कौन है? मैं बता देता हूँ, देखो सही गलत का फैसला मैं नहीं करूंगा, मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा, निर्णय आप पर और आपके व्यूअर के ऊपर छोड़ देंगे। 11 महीने पहले एक गुट ने, जो ऑलरेडी लीगल एओए चल रही थी, उसके विरोध में, देखो ये बड़ी सोसाइटियां, आप समझे ना आशु जी, जो मैं आप बात बोलने वाला हूँ, ये क्यों होते हैं विवाद। 2000 लोग का 2000 फ्लैट है, कम से कम 8000 लोग रहते हैं, 100 लोग भी बहुत बड़ा ग्रुप हो जाता है। आप समझना मेरी बात, 100 लोग भी बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। और वो 100 लोग कहां से आते हैं, मात्र 50 परिवारों से आ जाएंगे, मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ, बच्चा एक खड़ा कर लिया, तो ये इतना बड़ा नंबर हो जाता है। तो लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ी वो है, लेकिन उन लोगों का क्या, जो 9000 लोग घर में बैठे हुए, वो शांत है, वो सेटिस्फाइड है, मुतमईन है। अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ हाइड पार्क में, मैं वहीं से बात करता हूँ कि कुछ लोगों ने, 50-70-100 लोगों ने मिलकर सोसाइटी हाईजैक कर दी। पुरानी वाली एओए बैकफुट पे लेकर आए, लड़ाई झगड़ा नहीं करनी चाहती थी पुरानी वाली एओए, जो ओरिजिनल लीगल एओए है, पुरानी वाली नहीं, लीगल एओए, मैं गलत बोल गया, पुरानी लीगल एक ही एओए है। उसके बाद इन्होंने उसको टेक ओवर कर लिया बाहुबल के दम पे, और उसके बाद मुकदमेबाजी शुरू हुई। और मुकदमेबाजी में आप समझेंगे, पेपर पे, लीगल कोर्ट्स में हमेशा लीगल एओए जीतती है, वही यहाँ पर हुआ। लीगल एओए 11 महीनों में सारे मुकदमे जीतती चली गई। आखिरकार 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, जब एसडीएम दादरी यहाँ पर पुरानी वाली यानी कि ओरिजिनल एओए को सोसाइटी नई वाली से टेक ओवर करवाने के लिए आए, तो उनके साथ भी बदतमीजी की गई। जो ये नया ग्रुप हावी हो गया था, इन्होंने पूरी सोसाइटी को लूट के रख दिया, इलीगल अकाउंट खोले गए, विदाउट किसी को पता भी नहीं चला। अब 1 मिनट आशु जी, 4 दिन पहले ऑलमोस्ट 100 पुलिस वाले, 12 थानों की पुलिस आई थी, और लीगल एओ को इलीगल एओ जो चला रहे थे 11 महीने से, उनसे हैंडओवर करवा के गई। ये न्यूज है। ओके, लीगल एओ स्थापित हो चुकी है, जो पूना की मेंबर। जी जी। गर्ग साहब, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है कि एक बार पहले तो एओए बन जाए, फिर उसमें चुनाव हो, 1/3 के हों, पूरे के हों, उसके बाद एक लीगल एओए हो जाए, एक इलीगल एओए हो जाए। इस पे आपका क्या कहना है? इसको कैसे आदमी निपटे? हम तो इसी उसमें रह गए कि एओए के जो नेता हैं, उनके झगड़े लिखते रहे। देखिएगा, जो काम इलीगल है वो हमेशा ही इलीगल रहेगा। जो इलीगली वो यूसर्व कर लिया है, कब्जा ले लिया है ऑफिस के ऊपर या कार्रवाई, वो माननीय तो है नहीं कानून के अंतर्गत। तो जो हाइड पार्क में झगड़े हुए हैं, वो जो इलीगल एओ आई थी, उसको मान्यता नहीं मिली। उन्होंने कुछ सुना है, मैंने पता नहीं कहां तक सच है, कि हवन किया है 2 करोड़ रुपए का, वो भाई पुलिस के झगड़ा है, पुलिस आई, लेकिन अब फिर वो लीगल वाली आ गई है और उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर हो गए जो इलीगली आए। तो आज की इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जो हमारा मुद्दा था, ये समझने कि बेसिकली एओए कैसे फंक्शन कर रही है, और जो 20 जुलाई को विंडसर कोर्ट मामले में जो फैसला आया है, उसके इफ यू परमिट मी काइंडली, कि वो जो रिट पिटीशन है विंडसर पार्क रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और एक वहां के निवासी के बीच में, वो सभी पर लागू नहीं हो सकता। वो जो निर्णय है, फैसला है, क्योंकि 2 पक्षकारों के बीच में, ये पीआईएल नहीं है जो कि हाई कोर्ट ने डिसाइड किया हो और ये कहा हो कि ये निर्णय सारी सोसाइटीज के उत्तर प्रदेश की लागू होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
तो दो पक्षकारों के बीच में है, उन्हीं पर ये लागू होगा। ये नहीं कि उस फैसले को महागुण मॉडल पे लागू कर दिया जाए या हाइड पार्क पे लागू कर दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज ए जजमेंट इन पर्सोनम नॉट इन रेंट। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने दी करके लिखा है, दी सोसाइटी, और रजिस्ट्रार महोदय को जो है वो डायरेक्ट किया है कि वो इलेक्शन वहां करवाएं। नहीं तो लिखते सारी सोसाइटीज में डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय ही कराएंगे इलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। दैट इज फॉर ए स्पेसिफिक सोसाइटी। और उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहा है कि वो पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। वो एक पर मतलब उदाहरण के तौर पर जैसे कोई पति पत्नी है, उनके बीच में झगड़ा होता है, डाइवोर्स इफेक्ट हो जाता है, तो वो जो डाइवोर्स उनके बीच में हो गया, कोई दूसरे जाकर के पति पत्नी का हमारा भी हो गया, इट्स नॉट लाइक दैट। हर केस के जो तथ्य हैं वो अलग होते हैं, परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए अलग अलग केस अलग अलग ढंग से डिसाइड। तो ये पर्टिकुलर केस है, वो जो कह रहे हैं ना कि इसको लेकर के हमारे पर लागू नहीं, वो गलत। मैं आपकी बात नॉट ए जी, मैं आपकी बात समझ गया। मैं इसको क्लोजिंग पे ले जाता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जो कोर्ट में जो फैसला आया कोर्ट का, वो सिर्फ उस सोसाइटी के लिए था, वो दो लोगों के बीच, नोएडा, ग्रेटर नोएडा या एनसीआर या पूरे देश की सारी सोसाइटियों पर लागू नहीं होता है। उनके ऊपर लागू नहीं होता। नो, इस दैट के इज फॉर लिए स्पेसिफिक जजमेंट फॉर स्पेसिफिक सोसाइटी। तो आरोप लग रहे हैं सोशल मीडिया पर जो इनकी ट्रोलिंग हो रही है, फिलहाल अभी के हिसाब से वो गलत है। हालांकि अगर दूसरा पक्ष कोर्ट में जाना चाहे तो वो निश्चित तौर पे जा सकता है। और जैसा कि भाटिया जी ने भी ये भी जो कहने वाले हैं कि इसको पीआईएल के तौर पे सबके लिए एक बनाया जाए या क्या किया जाए, वो हम लोग देखेंगे। इसको जो ये जो क्लॉज है ना 2, एक्चुअली ये जो बाई लॉ नंबर 26 की क्लॉज है, मैं पढ़ता हूं, एन अरेंजमेंट शैल बी मेड बाय द बोर्ड टू इंश्योर दैट 1/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ द बोर्ड रिटायर एनुअली। देखिएगा, लेजिस्लेचर की जब ये बाई लॉ बनाया है, मंशा ही ये थी कि 1/3 रिटायर होंगे, फिर 1/3 ही फिल अप होंगे। नहीं तो 1/3 रिटायर करने का तो कोई औचित्य नहीं है, वो तो सारा डिसॉल्व हो जाता बोर्ड, तब उसके होंगे। तो 1/3 का ये सोचनी है, इसकी व्याख्या होनी चाहिए। This should be interpreted either by our own High Court or by the Honorable Supreme Court of India. This needs to be. लेकिन अगर वो स्टेट चाहे इसमें अमेंड कर सकती है, वो स्टेट की पावर्स है, लेजिस्लेचर की पावर्स हैं, because they legislate, they only can amend the law. करते हैं, हाँ प्लीज इसको क्लोज करते हैं। तो टोटल जो अभी तक की का कंक्लूजन है वो ये है कि जो विंडसर कोर्ट का फैसला है वो विंडसर कोर्ट के लिए है, बाकी के लिए नहीं है। और जो महागुण मॉडर्न में 1/3 का हुआ है, फिलहाल वो लीगल है। इनके पास पेपर आया नहीं आया तो भी मामला है, बिल्कुल पर तो बाकी चीज का नहीं। और पूना के रेफरेंस पे ये लोग एक पीआईएल डालने जा रहे हैं, जिसके बाद इस प्रकरण पर और भी रोशनी आ सकेगी। तब तक के लिए ये लोग आनंद से अपनी एओए चला सकते हैं, जो जो नए लोग चुन के आए हैं ये चला सकते हैं। और अगर आपको इस पूरे वार्ता में कोई भी प्रश्न है या आपके कमेंट हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे इस पूरे प्रोग्राम के बारे में जो भी आपकी राय है वो आप हमें भेज सकते हैं। साथ ही अगर आप हमें किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो वो नीचे दिए हुए यूपीआई और पेटीएम नंबर पर हमें दे सकते हैं। कल हम फिर इसी समय नए वीडियो के साथ, नए मुद्दे के साथ, नए मेहमानों के साथ होंगे। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।